नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज एक बहुत दहलाने वाली कत्ल की घटना के बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूं, जिसमें पुलिस की तफ्तीश जो है वो काबिल तारीफ है। ये घटना दिल्ली के बिल्कुल करीब गुरुग्राम की है, जिसे मिलेनियम सिटी के तौर पर भी जानते हैं। यानी गुरुग्राम जो है वो तरक्की के रास्ते पर बहुत तेज़ चलने वाला शहर है, लेकिन इस शहर में एक कत्ल हो जाता है। किसी को कानो कान उसकी खबर नहीं मिलती, और जिसका कत्ल होता है उसकी लाश के टुकड़े जगह जगह पड़े हुए मिलते हैं। और बाद में जब पुलिस तफ्तीश करती है तो एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी निकल कर सामने आती है कि खुद पुलिस वालों के लिए भी पहली दफ़ा इस कहानी पर एतबार करना, यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन जब सबूत सामने बिखरे पड़े हों, मुलजिम गिरफ्तार होने के बाद खुद अपनी ज़ुबान से अपना जुर्म कबूल रहा हो, तो फिर पुलिस के सामने भी सच्चाई स्वीकार कर लेने और इस पहेली को सुलझा लेने की बात मान लेने के सिवाय और कोई विकल्प भी नहीं बचता है। तो खैर, आइए शुरुआत करते हैं। ये घटना है 21 अप्रैल की, यानी पिछले महीने की 21 अप्रैल की। 21 अप्रैल को गुरुग्राम के नज़दीक एक और टाउनशिप है जिसका नाम है मानेसर। इस मानेसर टाउनशिप के पास, मानेसर टाउनशिप में ही एक और छोटी लोकेलिटी है जिसे पचगांव चौक के नाम से जानते हैं। तो इसी पचगांव चौक में एक खाली प्लॉट में इस रोज़ लोगों की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिससे धुआं निकल रहा था, जिसमें आग लगी हुई थी। और उस चीज़ को देखने से लग रहा था कि ये कोई पैकेट है। लेकिन खाली प्लॉट में बीचों बीच एक पैकेट का पड़ा होना और उससे धुआं निकलना, और पैकेट का भी ठीक ठाक साइज़ का होना, मतलब काफ़ी बड़ा होना, ये अपने आप में काफ़ी अजीब और काफ़ी संदिग्ध सी बात थी। और वो भी जब धुआं निकल रहा था तो कुछ इस तरह की अजीब गंध आ रही थी जिसने लोगों का ध्यान उस ओर खींचा। लोग जब करीब गए तो उन्हें मामला बहुत ही संदिग्ध लगा, क्योंकि प्लास्टिक के पैकेट के अंदर जो भी चीज़ थी जो जल रही थी वो जो है कोई ह्यूमन बॉडी या फ्लैश जैसी चीज़ लोगों को समझ में आई। लोगों ने फ़ौरन पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी, और जब पुलिस को ऐसी खबर मिलती है तो ऑब्वियसली पुलिस फ़ौरन रिएक्ट करती है। और लोगों ने बताया कि यहाँ कोई लाश है जो जल रही है। हालांकि लोग बहुत श्योर नहीं थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची और पुलिस ने आग बुझाकर उस पैकेट को अपने कब्जे में लिया, तो वाकई लोगों का शक जो है वो सही निकला। ये एक लाश ही थी, और लाश भी ऐसी वैसी नहीं, एक ऐसी लाश जिसका सिर गायब था, जिसके हाथ और पांव गायब थे। यानी सिर्फ बॉडी, जिसे टेक्निकली अगर हाथ पांव कटा हुआ हो तो उसे इंग्लिश में टोर्सो कहते हैं, यानी धड़। एक धड़ था, और वो धड़ जो है वो भी अधजली हालत में था, क्योंकि कातिल ने उस धड़ को वहाँ फेंकने के बाद आग लगा दी थी। पुलिस ने इस बॉडी को रिकवर किया, अधजली लाश को रिकवर किया, और लाश के मुआयने से ये बात पहले ही नज़र में साफ हो गई कि ये लाश जो है किसी महिला की है। तो इतनी तो बात साफ थी कि किसी महिला की हत्या हुई है, जिसका सिर हाथ पांव काट कर कहीं और फेंका गया है, और धड़ जो है वहाँ पचगांव चौक के पास खाली प्लॉट में फेंक कर जलाया गया है। पुलिस को अब तफ्तीश आगे बढ़ानी थी, और उसके लिए इस महिला की पहचान पता करना सबसे पहली शर्त थी। लेकिन जिस लाश का सिर ही गायब हो, और जिस लाश के पास मौका वारदात पर कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा बिलोंगिंग ना हो जिससे मरने वाले की या मारने वाले की कोई पहचान का पता चले, तो ऐसे मामलों को सुलझाना बहुत टफ हो जाता है। इसे ही कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर कहते हैं। तो ये कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर था, बिल्कुल ही एक ऐसा केस जिसे सुलझाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। तो पुलिस ने अपनी जांच तो आगे बढ़ाई, डेड बॉडी जो मिली थी उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, और साथ ही जांच आगे बढ़ाने के साथ पुलिस जो है ये पता करने लगी कि क्या आसपास के इलाकों में इस एज ग्रुप का, जिस एज ग्रुप की सिरकटी लाश मिली थी महिला की, उस एज ग्रुप की कोई महिला गायब तो नहीं है, लापता तो नहीं है। पुलिस इसके बारे में पता लगाने की पुलिस ने शुरुआत की। इसी बीच पुलिस को एक और अजीब या चौंकाने वाली जानकारी मिली। वो जानकारी ये कि गुरुग्राम में ही एक और लोकेलिटी है जिसे खिड़की दौला के नाम से जानते हैं। उस खिड़की दौला लोकेलिटी में लोगों ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने एक इंसानी टांग को कुत्तों को चबाते हुए देखा है। ये भी अपने आप में एक विचलित करने वाला दृश्य था, जिसके बारे में लोगों ने पुलिस को जानकारी दी थी। और पुलिस जब वहाँ मौके पर पहुँची तो वाकई डेड बॉडी के कुछ और रिमेन्स, जिसमें इंसानी टांग, हाथ, ऐसी चीज़ें मिली, और इत्तेफाक से वो भी किसी महिला के ही थे। तो
इन सारे सीक्वेंस को, इस सारे घटनाक्रम को देखकर ये लग रहा था कि महिला का कत्ल तो हुआ ही है और कातिल ने अलग अलग जगहों पर लाश के टुकड़े फेंके हैं। जांच आगे बढ़ानी थी और पुलिस जो है काफ़ी माथापच्ची कर रही थी। इसी बीच पुलिस की नज़र जिस पॉलीथीन के पैकेट में वो धड़ डालकर कातिल जला कर गया था, उस पॉलीथीन के पैकेट पर बने एक स्टिकर पर गई। बेसिकली ये स्टिकर क्या था, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, मतलब जिसने वो पॉलीथीन का पैकेट बनाया था, उसका नाम और पता लिखा हुआ था। और कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। हालांकि पुलिस यहाँ डूब नहीं रही थी, लेकिन पुलिस को एक छोटी सी क्लू जो है पुलिस के लिए बड़ी कारगर साबित हुई। पुलिस ने इस कंपनी के नाम के सहारे उस पॉलीथीन के मैन्युफैक्चरर से बात करने का फैसला किया और पुलिस ने उस कंपनी से संपर्क किया। ये कंपनी गुरुग्राम से हजारों मील दूर सुदूर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की थी। और विशाखापट्टनम की इस कंपनी ने ये तो माना कि हाँ, वो इस मेक और इस ब्रांड का पॉलीथीन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने जो एक बात कही उसने पुलिस की जांच में बड़ी मदद की। कंपनी ने ये कहा कि जिस तरह के पॉलीथीन के रिकवर होने की बात आप बता रहे हैं, उस तरह के पॉलीथीन के पैकेट्स तो हम सिर्फ डिफेंस को सप्लाई करते हैं, और डिफेंस को ही नहीं, डिफेंस में भी नौसेना को यानी नेवी को सप्लाई करते हैं। अब ये बात कंपनी की ओर से पुलिस को बताने का मतलब साफ साफ यही था कि इस कत्ल से कोई ना कोई वास्ता किसी न किसी डिफेंस पर्सनल का ज़रूर है, कोई फौजी का ज़रूर है, वरना उस तरह का पॉलीथीन का पैकेट किसी सिविलियन के पास या आम आदमी के पास तो नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ इतनी सी जानकारी के बदौलत भी जो है पुलिस पूरे गुरुग्राम और आसपास के इलाके के तमाम फौजियों के बारे में तो जानकारी नहीं जुटा सकती थी। उनकी आबादी भी जो है, उनकी तादाद भी जो है लाखों में होगी। तो ऐसे में पुलिस को जानकारी तो मिली थी, एक दिशा तो मिली थी, लेकिन पुलिस के लिए तफ्तीश में आगे बढ़ना अभी भी एक चैलेंज था, एक टास्क था। एक और बात यह भी थी कि गुरुग्राम एक ऐसी जगह है जहां नौसेना का कोई बेस या नौसेना का कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वाली कोई बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ कोई समंदर का किनारा है नहीं, कोई बंदरगाह है नहीं। तो हो सकता है कि नेवी की कोई यूनिट हो, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी कोई बहुत ज़्यादा नौसैनिक गुरुग्राम में होंगे, इस बात की संभावना नहीं के बराबर है। तो ये भी एक पॉइंट था जो पुलिस के ध्यान में था। बहरहाल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस हर तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और इन्वेस्टिगेट करते करते पुलिस ये पता लगा रही थी कि क्या इस एज ग्रुप की कोई लड़की या कोई महिला, जब वो डेड बॉडी मिली थी उस दिन के आसपास या उससे 1 या 2 रोज़ पहले कहीं गायब हुई थी, और कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी थाने में लिखवाई गई थी क्या। तो पुलिस ने जब ये जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पुलिस को पता चला कि वाकई 21 तारीख को मानेसर थाने में ही सोनिया नाम की एक तकरीबन 30-35 साल की महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पति जितेंद्र ने लिखवाई थी। जितेंद्र शर्मा ने ये बताया था कि उसकी पत्नी सोनिया घर में बिना बताए अचानक कहीं चली गई है और वो बहुत परेशान है, इसलिए वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए फरियाद लेकर पुलिस के पास आया था। अब पुलिस को जितेंद्र के रूप में एक ऐसा आदमी मिल चुका था जो शक के घेरे में था, लेकिन जाहिर है सिर्फ शक होने पर ही पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, किसी को पकड़ नहीं सकती। तो पुलिस ने इस मामले को और स्कैन करने का फैसला किया। जितेंद्र जिस लोकेलिटी में, जिस जगह पर रहता था, पुलिस ने उस इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए, और कलेक्ट करने के साथ ही पुलिस ने उनका बहुत बारीकी से मुआयना करना शुरू किया। खासकर 20 अप्रैल और 21 अप्रैल जब गुमशुदगी की बात बताई जा रही थी, और जब पुलिस ने बहुत बारीकी से तमाम सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की तो पुलिस ने देखा कि जितेंद्र जो है वो 21 अप्रैल को ही अपनी बाइक पर एक ट्रॉली बैग और एक बड़ा सा पॉलीथीन का पैकेट लोड करके कहीं जा रहा है। पुलिस ने इससे एक दिन पहले की भी सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की, बल्कि एक दिन नहीं 2-3 दिन पहले की, और बाद के भी सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस स्कैनिंग में जितेंद्र के घर से उसकी बीवी सोनिया कहीं भी बाहर निकलती हुई नजर नहीं आई। ये भी अपने आप में बहुत गौर करने वाली बात थी। यहाँ 2 पॉइंट साफ हो गए थे। एक तो ये कि सोनिया अगर घर से निकली ही नहीं तो गायब कैसे हुई, और दूसरा ये कि जो जितेंद्र अपनी बीवी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट थाने में लिखवाने गया था, वो आखिर ट्रॉली बैग और बड़े से पॉलीथीन के पैकेट को अपनी बाइक पर लाद कर बांध कर उसे कहाँ लेकर गया, वो भी तब जब उसे कहीं बाहर ट्रैवल नहीं करना था। तो ये जो 2 बिंदु थे वो जितेंद्र पर पुलिस
की निगाह जो है और टेढ़ी कर रही थी और पुलिस जो है जितेंद्र को और ज़्यादा उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। इसी कड़ी में पुलिस ने उस पॉइंट को भी वेरीफाई किया कि क्या जितेंद्र का कोई ताल्लुक आर्मी से, नेवी से या डिफेंस के किसी भी यूनिट से है क्या। और जिस बात का डर था वही हुआ। ये पता चला कि ये जितेंद्र जो है वो नौसेना का ही एक रिटायर्ड आर्मी मैन है, मतलब नौसेना का ही नेवी मैन है, और वो एक कुक के तौर पर, एक रसोइये के तौर पर अब से कुछ समय पहले तक नौसेना के साथ एसोसिएटेड था। यानी जितेंद्र जो शक के घेरे में था वो नौसेना से उसका ताल्लुक भी था। और पॉलीथीन का जो पैकेट पुलिस ने रिकवर किया था, विशाखापट्टनम की कंपनी वो पॉलीथीन का पैकेट मैन्युफैक्चरिंग कर सिर्फ नौसेना को ही सप्लाई करती थी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलने लगी, एविडेंस जो है कोरोबोरेट होने लगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑल डॉट्स आर गेटिंग जॉइंड ग्रेजुअली, वो एक दूसरे से मिलने लगे और इस तरह से तकरीबन पूरी कहानी साफ होने लगी। अब पुलिस ने जितेंद्र को बगैर देर किए हुए हिरासत में लिया। पहले उसने तमाम झूठी सच्ची कहानी सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने तमाम सबूतों से उसका सामना करवाया तो उसके सामने अपना जुर्म कबूल कर लेने के सिवाय कोई चारा नहीं था। उसने माना कि हाँ, उसी ने अपनी पत्नी सोनिया का कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद सबूत मिटाने के इरादे से उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए हैं। उसने जो बुचर नाइफ होता है, जिसे हम कहते हैं कि कसाईयों के इस्तेमाल करने वाला जो चाकू होता है, उस चाकू से उसने अपनी पत्नी का सिर काट कर अलग किया, उसके दोनों हाथ काट कर अलग किए, पाँव काट कर अलग किए, धड़ तो ऑब्वियसली जब सब अलग कर दिया तो धड़ बचा, तो धड़ को ले जाकर अलग से डिस्पोज ऑफ किया, हाथ पाँव को इनको भी किश्तों में ले जाकर वो अलग से फेंकता रहा, डिस्पोज ऑफ करता रहा। ये कहानी तकरीबन आपको श्रद्धा और आफ्ताब वाली कहानी से मिलती जुलती कहानी लगती होगी, सुनकर ऐसा भी लग रहा होगा, मुझे तो लग ही रहा है। और ठीक तकरीबन उसी तरह से किश्तों में ये जितेंद्र जो है अपनी बीवी की लाश निपटा रहा था और उसने इस लाश को निपटाने के लिए ही धड़ को एक सुनसान प्लॉट में डाला, पॉलीथीन के पैकेट में पैक करके और ढेर सारा डिओड्रेंट डालकर। आप देखिए, पकड़े जाने के डर से उसने कोई दूसरा ईंधन जो है उसका इंतज़ाम नहीं किया, बल्कि उसके घर में जो भी 1 या 2 डिओड्रेंट की बोतल रही होगी, उन्हीं बोतल को फोड़कर उसका जो लिक्विड है उसके सहारे वो अपनी बीवी की लाश जो है वो जलाने की कोशिश कर रहा था। जितेंद्र ने ये सारी बातें कबूल ली और जितेंद्र की निशानदेही पर ही पुलिस ने बाद में उस महिला का सिर KMP एक्सप्रेसवे के पास एक तालाब है, उस तालाब से बरामद किया। तो पहले धड़ बरामद हुई, हाथ पांव के टुकड़े बरामद हुए, हाथ पांव बरामद हुए और फिर मुलजिम की निशानदेही पर उसकी बीवी का धड़ सर भी जो है वो पुलिस ने बरामद कर लिया। और इस तरह से पुलिस ने चंद दिनों की तफ्तीश के बाद एक खौफनाक मर्डर केस को क्रैक कर लिया। अब सवाल यह है कि जितेंद्र ने अपनी बीवी की हत्या क्यों की। हत्या क्यों की ये तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि इस दंपत्ति की एक छोटी सी प्यारी सी 8 साल की बेटी है। अब आप सोचिए, ऐसा पति जिसने अपनी बीवी की हत्या कर दी सिर्फ अपने इंटरेस्ट की वजह से या अपने नफरत की वजह से, उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसकी छोटी सी बेटी का भविष्य आगे क्या होगा, बिना माँ के वो कैसे रहेगी, 8 साल की बच्ची। कैसे कैसे लोग हैं, वाकई ये सब बताते हुए भी हैरानी होती है। बहरहाल ये जो आदमी है जितेंद्र, इसका दरअसल झारखंड की रहने वाली एक महिला से अफेयर हो गया था और मामला इलिसिट रिलेशन का था। तो जाहिर है कोई भी पत्नी इस तरह के अफेयर को कैसे बर्दाश्त करती, कोई पति भी कैसे करेगा। तो यहाँ जितेंद्र की बीवी जो है वो लगातार अपने पति को रोकती टोकती थी, उसे मना करती थी इस तरह के रिलेशनशिप में और इन्वॉल्व होने से। और इसी से गुस्सा कर, इस रोक टोक से गुस्सा कर उसने अपनी बीवी सोनिया की हत्या की और विभत्स तरीके से उसकी लाश के टुकड़े करके उसे डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की। लेकिन उसकी करतूत जो है, उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए पॉलीथीन के पैकेट पर छपे एक टैग या स्टिकर जैसी एक छोटी सी चीज़ से उसके पूरे करतूत की पोल खुल गई और वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज की कहानी यहीं तक, लेकिन इससे पहले कि मैं इस सिलसिले को ख़त्म करूं, आइए कुछ कमेंट्स आप लोगों के पढ़ता हूं जो मेरी पिछली स्टोरी पर आप लोगों ने किए थे। मैंने पिछली स्टोरी इंदौर से सुनाई थी जो बहुत ही अजीब कहानी थी मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ एक कंकाल ज़मीन के नीचे से पॉपअप हुई, बाहर आ गई, निकली और उसके बाद जब पुलिस ने उस मामले की तफ्तीश की तो फिर ये पता चला कि उस कंकाल को वहाँ पहुँचाने के पीछे कितनी गहरी साजिश है। क्या है वो मामला, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे क्राइम तक के ही चैनल के
वीडियो सेक्शन में जाकर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वो वीडियो भी नज़र आएगा। प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। माधुरिमा गोगोई जी, हेलो सर कैसे हैं आप, इन्होंने लिखा है। किन्नरी शाह जी ने कमेंट किया है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पुलिस वर्क्स प्रोएक्टिवली ओनली इफ़ इट्स एन हाई प्रोफाइल केस इट सीम्स। बिल्कुल आपकी बात काफ़ी हद तक सही है, हर मामले में तो नहीं, जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि हाई प्रोफाइल केसेस में पुलिस की मुस्तैदी थोड़ी ज़्यादा होती है। नीरू पालिया जी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भेजे हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच। शंकर लाल बिश्नोई जी ने लिखा है, क्या बात है आप तो भूल ही गए, उन्होंने ऐसा कहा है। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ बिल्कुल। शंकर लाल जी, आप रेगुलर कमेंट करते हैं, आप वीडियो देखते हैं, इतनी बातें करते हैं, कैसे भूल सकता हूँ। राधा रवि शुक्ला जी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है कि इंदौर पुलिस को आराम करने से फुर्सत नहीं है, जुर्म के मामलों को वो क्या सुलझाएगी। पिछली कहानी चूंकि इंदौर की थी तो उसी के बारे में लोगों ने कमेंट किया है। मलिक साहब ने भी अपनी बात रखी है। नंदनी डाबी जी की आईडी से एक कमेंट आया है, ब्यूटीफुल वीडियो लुकिंग फ्रॉम HK सर। HK मैं गेस नहीं कर पाया, आप काइंडली बताइए कि आप कहाँ से देख रही हैं या देख रहे हैं, जो भी है। ब्यूटीफुल वीडियो के नाम से एक आईडी है। शिवा प्रसाद पाढ़ी के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने भी अपनी बात लिखी है और उन्होंने कहा है कि जो लोग क्राइम की घटनाओं में शामिल होते हैं उनका जन्म क्या किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही होता है। अगर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई देखना या समझना चाहे तो ये पता चल सकता है कि एक जैसे लोग, क्राइम करने वाले लोग, क्या वो एक ही वक्त पर जन्म लेते हैं क्या। देखिए, ये एक स्टडी का विषय हो सकता है और कोई एस्ट्रोलॉजर ही इसके बारे में ज़्यादा गहराई से बता सकता है। संतोष गुप्ता जी ने भी अपनी बात रखी है। शादाब जी का कमेंट है। योगेश काला जी, मनीष कुमार मांडवी जी ने भी अपनी बात रखी है। प्रवीण के, प्रमोद ठक्कर, रश्मि पांचाल, मामूनी बोरगोहा रेगुलर कमेंट करती है, बहुत स्वागत आपका। आशान्या नायक समथिंग है, मैं नाम पूरी तरह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आपकी जो आईडी है ना, उस आईडी के साथ नेम और सरनेम बिल्कुल क्लब्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो मैं उसको ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अगली बार जब आप कोई कमेंट करें तो प्लीज़ अपना नाम अलग से ज़रूर मेंशन कर दिएगा। थैंक्स फॉर कमेंटिंग। पवन कुमार जी का भी कमेंट आया है। नाजीरा अख्तर जी ने कमेंट किया है। अनिल वर्मा जी और चौहान इंटरनेट, सर मैं झारखंड के खूंटी से हूँ और आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। मैं भी यूट्यूबर हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ट्रैवल मस्ती है और मेरा नाम श्याम चौहान है। बहुत बहुत स्वागत आपका श्याम जी। श्याम जी, मैं आपको बताऊँ कि खूंटी से भी जो है मेरे बचपन का रिश्ता जुड़ा हुआ है और खूंटी ऐसी जगह है जिसका नाम सुनकर मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक होता हूँ क्योंकि मेरा बचपन जो है गुमला और सिमडेगा में गुजरा और आप उसके पड़ोस में खूंटी के रहने वाले हैं तो आप समझ सकते हैं। खूंटी तो जब गुमला सिमडेगा से मैं टाटानगर अपने होम टाउन आता था तो खूंटी से होकर ही आता था। आपने पुरानी याद ताज़ा करा दी, बहुत धन्यवाद आपका चौहान साहब। और मोहम्मद आसिम जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत मैं आपका भी करता हूं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों का कमेंट एक दिन में, एक रोज़ में पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन आप सबसे वादा है कि आप कमेंट करते रहें। यूं ही मैं आप लोगों के कमेंट और आप लोगों की राय, आप लोगों का नाम सब पढ़ता रहूँगा और ये जो 2 वे कम्युनिकेशन है हम लोगों का, वो भी आगे यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।